नमस्कार, खास खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधांशु सारस्वत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज टोंक दौरे पर रहे। इस दौरान जनसभा को उन्होंने संबोधित किया और बहुत सारी ऐसी बातें कही जो कि लग रहा था कि अपने भाषण में जब वो जनसभा को संबोधित करेंगे तो इन बातों का जिक्र करेंगे। इस भाषण में पुलवामा रहा, इस भाषण में कश्मीर रहा, इस भाषण में कांग्रेस पर उन्होंने निशाना साधा, किसान रहा, सैनिक रहे, सभी बातें उन्होंने की। खास तौर पर उन्होंने पुलवामा को लेकर सीधे सीधे शब्दों में कहा कि पाकिस्तान को अगर कोई चेतावनी दे सकता है या पाकिस्तान को अगर कोई सबक सिखा सकता है तो वो ये वर्तमान सरकार है जो कि अभी मौजूद है केंद्र में। इसके अलावा उन्होंने इस बात की भी एक गुजारिश की कि जो कश्मीरी हैं उनसे हमारी किसी प्रकार की दुश्मनी नहीं है, वो हमारे भाई हैं और किसी भी प्रकार से हमारा ये कर्तव्य है कि जो देश में अन्य कश्मीरी रह रहे हैं उनको किसी प्रकार से परेशानी नहीं होने दी जाए। इससे साबित हुआ कि उन्होंने इस बात की तरफ इशारा कर दिया कि हमारी समस्या कश्मीर से नहीं है, कश्मीरियों से हमारी दुश्मनी नहीं है, पाकिस्तान से जो आतंकवाद आ रहा है उससे हमें समस्या है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा, किसान कर्ज माफी को लेकर निशाना साधा। उन्होंने बताया कि किस तरह से कांग्रेस कर्ज माफी के नाम पर किसानों के साथ छलावा कर रही है। बहुत सारे ऐसे मुद्दे रहे और इसको यह माना जा सकता है कि टोंक से जहां से सचिन पायलट डिप्टी सीएम प्रदेश के जो कि चुनाव जीता, जिन्होंने उनकी विधानसभा क्षेत्र है, उस जगह से प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान में ही लोकसभा चुनाव में बीजेपी का लोकसभा चुनाव के लिए आगाज किया। इस पूरे मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर अभी टोंक में है, 26 को चूरू में दौरा करेंगे प्रधानमंत्री। इन दौरों का कितना महत्व होगा, लोकसभा चुनाव में कितना इफेक्ट पड़ेगा और टोंक और चूरू चुनने के पीछे क्या खास कारण रहे। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुलवामा हमले के बाद देश के कुछ हिस्सों में आई कश्मीरी छात्रों पर हमले की खबरों पर कड़ा संदेश देते हुए कहा कि देश में ये सब नहीं होना चाहिए। राजस्थान के टोंक में जनसभा को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि ऐसी हरकतें भारत तेरे टुकड़े कहने वालों को बढ़ावा देती हैं। उन्होंने कहा कि कश्मीर के लोग आतंकवाद के सबसे ज्यादा शिकार हैं और आए दिन उनकी गोली का निशाना बन रहे हैं। उन्होंने कश्मीर में आतंकियों का निशाना बन रहे आम लोगों को भी शहीद बताया। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कांग्रेस सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने इस आतंकवाद की समस्या को पनपाया, अब इसे खत्म मैं करूंगा। आज पूरा विश्व भी आपके साथ है। दुनिया के ज्यादातर देश, दुनिया की हर बड़ी संस्था आज पुलवामा में करवाए गए आतंकी हमले के खिलाफ एकजुट है, एक स्वर से बोल रही है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस साल 2008 में कर्ज माफी लेकर आई थी। हर चुनाव से पहले इन्हें कर्ज माफी का बुखार आता है। कहने के लिए 50-55 हजार करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया था। औसतन 100 में से 20-25 किसानों को ही फायदा मिला था। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने वर्षों से लटकी वन रैंक वन पेंशन योजना को लागू किया और 20 लाख पूर्व फौजियों को लगभग 11,000 करोड़ रुपए एरियर के रूप में दे भी दिए। फौजी भाइयों को याद होगा कि कैसे 40 साल से उन्हें वन रैंक वन पेंशन के नाम पर झूठे दिलासे दिए गए। सिर्फ 500 करोड़ रुपए की बातें करके कहा गया कि वन रैंक वन पेंशन लागू हो जाएगा, लेकिन फिर भी किया नहीं। 40 साल आज जवानों के नाम पर आंसू बहाने वाले लोगों को उनके मुंह में शब्द शोभा नहीं देते। ये हमारी सरकार है जिसने वन रैंक वन पेंशन लागू किया। टोंक में पीएम मोदी ने पुलवामा के मुद्दे को अधिक केंद्र में रखा। राजस्थान के टोंक में इस रैली का मकसद भी ये था कि आने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी का मिशन 25 अधिक से अधिक कामयाब हो सके। लोकसभा चुनावी अभियान के तहत ही पीएम 26 को चूरू जिले में जाएंगे। अब देखना यह होगा कि क्या लोकसभा चुनाव से पहले पीएम के इन दौरों का भाजपा को फायदा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट,
जन टीवी न्यूज। तो प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में, अपने संबोधन में उन सभी मुद्दों का जिक्र किया जो कि वो पहले करते आए हैं। चाहे किसान कर्जमाफी का मुद्दा हो, चाहे सैनिकों की पेंशन का मुद्दा हो, और हाल में जो घटनाक्रम घटा है देश में, पुलवामा आतंकी हमला, उसका जिक्र हो। और इन मुद्दों को लेकर उन्होंने सीधे सीधे जो पूर्ववर्ती सरकारें रहीं, कांग्रेस की जो सरकार रही, उन पर निशाना साधा कि अगर उस दौरान इन समस्याओं का निवारण किया गया होता तो ये हमें नहीं करना पड़ता, और नहीं किया गया। इसी कारण से अब ये जिम्मेदारी मेरे पर है। मेरे साथ इस चर्चा में बीजेपी से वीरेंद्र शर्मा जी हैं, कांग्रेस से मेरे साथ सुरेंद्र लामा साहब हैं, और वरिष्ठ पत्रकार महेश शर्मा जी मेरे साथ हैं। वीरेंद्र जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है, टोंक में प्रधानमंत्री आते हैं। टोंक वो जगह जहां से हमारे डिप्टी सीएम ने चुनाव लड़ा और वो जीते। वहां वो अपना संबोधन देते हैं और जनता को जो अंदाज है प्रधानमंत्री मोदी का, वो अंदाज वही बरकरार रहता है। उसी अंदाज में वो जनता को संबोधित करते हैं। क्या ये बीजेपी का राजस्थान में चुनावी अभियान का आगाज है? यही मेरा सवाल है। प्रधानमंत्री आ रहे हैं, सभा कर रहे हैं, टोंक में कर रहे हैं, चूरू में करेंगे, टोंक में की उन्होंने। क्या ये एक पूरी तरह से एक पूरा आगाज हो चुका है बीजेपी का? जी देखिए, जिस प्रकार लोकसभा चुनाव नजदीक है और भारतीय जनता पार्टी की जिस प्रकार से तैयारी चल रही है, और मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं की आधारित पार्टी है, तो कार्यकर्ता जहां भी मांग करते हैं, कार्यकर्ताओं को लगता है कि हमें हमारे नेतृत्व के साथ बैठकर बात करनी है, हमें हमारे नेतृत्व को इस क्षेत्र में लाना है, तो जो कार्यकर्ताओं की डिमांड होती है उसको पूर्ण करने के लिए इस प्रकार की सभाएं होती है, और भारतीय जनता पार्टी इनमें आगे बढ़ चुकी है। कार्यकर्ता की डिमांड के हिसाब से होती है, लेकिन क्या राजनीतिक समीकरणों के हिसाब से भी होती है कि अगर प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो निश्चित तौर पर अगर वो टोंक जाते हैं या चूरू जाते हैं तो कुछ राजनीतिक समीकरण देख रहे हैं आप, पार्टी देखती है कि विधानसभा में किस तरह का इफेक्ट उन जगहों पर रहा, इसी वजह से भी? देखिए, हर सभा के पीछे कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है, और सभी चीजें मिलाकर वहाँ के कार्यकर्ताओं की क्या डिमांड है, वहाँ के और समीकरण क्या कहते हैं, उसके आधार पर क्षेत्र का वो किया जाता है। और मैं समझता हूँ कि काफी चीजें देखने के बाद ही इस प्रकार से सभाएं की जाती है। तो जिस तरह से आज प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधा सभी मुद्दों को लेकर, देखिए ये ऐसे मुद्दे थे, ये पहली बार नहीं बोल रहे थे प्रधानमंत्री। ये अपने हर भाषण में, अधिकतर भाषण में प्रधानमंत्री इन चीजों का, इन मुद्दों का जिक्र करते हैं। वो उसमें राहुल गांधी भी होते हैं शामिल, उसमें कांग्रेस भी शामिल होती है, उसमें पूर्ववर्ती सरकारों पर निशाना होता है। पुलवामा का जिक्र किया उन्होंने, तो आतंकवाद को लेकर एक बड़ी बात कही उन्होंने कि अगर ये समस्या पूर्ववर्ती सरकारों ने नहीं छोड़ी होती तो आज ये मुझे नहीं करना पड़ता, अब मेरे पर जिम्मेदारी दी है तो मैं ही आतंकवाद का खात्मा करूंगा। जी देखिए, सभा के दौरान मैं समझता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत एक सख्त संदेश, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे मानवता के खिलाफ कार्य करने वाले लोग हों, चाहे देश में झूठे वादे करने वाले लोग हों, सभी को एक संदेश दिया है, और एक सख्त संदेश उन्होंने दिया है कि भारत के खिलाफ जो भी कोई कार्य करेगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, चाहे वो भारत में रहने वाला हो, चाहे भारत के बाहर रहने वाला हो। तो क्या ये इस संदेश के माध्यम से आतंकवाद का खात्मा मैं ही करूंगा, मुझे ही करना है, ये जिम्मेदारी मेरे पर ही है इस खात्मे को करने की, तो ये आने वाले जो लोकसभा चुनाव हैं, आने वाला जो 5 साल का कार्यकाल है, उस पर भी बात कर, उसके लिए भी संदेश दिया प्रधानमंत्री ने? जी बिल्कुल दिया है, मैं मानता हूं। और क्यों दिया है? क्योंकि पूरे देश को उनसे उम्मीद है, और जिस प्रकार की उनकी जो जन कल्याणकारी योजनाएं उन्होंने दी देश को, और जिस प्रकार से वो जन कल्याणकारी योजनाओं के आधार पर देश आगे बढ़ा है, तो पूरी जनता को भी उम्मीद है, और पूरी जनता विश्वास के साथ कह भी रही है, और एक ही उम्मीद है, मोदी मोदी मोदी। और उसी आधार पर उन्होंने कहा है, जिस प्रकार की कार्रवाई आतंकवाद के खिलाफ उन्होंने की, चाहे कूटनीति के आधार पर हो, चाहे दूसरे रूप में हो, और उसी आधार पर उन्होंने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ कठोर कार्रवाई मैं ही करूंगा। ठीक, सुरेंद्र जी, आज प्रधानमंत्री मोदी का भाषण आपने भी सुना होगा, उनका संबोधन आपने भी सुना होगा। देखिए, तो लाजमी है कि जब अगर प्रधानमंत्री बोल रहे हैं तो अपनी योजनाओं का जिक्र करेंगे। उन्होंने पुलवामा पे बहुत बात कही है उन्होंने। उसके अलावा एक बात जो उन्होंने कही वो कश्मीर के ऊपर कही, और बहुत वो लॉजिकल बात थी कि उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि कश्मीरी हमारे भाई हैं, उनकी तरफ किसी भी प्रकार से कोई हिंसात्मक प्रहार ना हो जहां भी वो देश में रह रहे हैं। एक प्रधानमंत्री होने के नाते ये अपील बनती भी है कि अगर इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। कांग्रेस को लेकर उन्होंने बहुत सारी चीजें कही कि ये पूर्ववर्ती सरकारों की देन है, बहुत सारी चीजें, ये समस्याएं जो हैं ये कांग्रेस की देन है, और आज मुझे ये जिम्मेदारी है कि मैं इन समस्याओं का निवारण करूं, इस समस्याओं को दूर करूं इस देश से।
बिल्कुल सारस्वत जी, 5 साल का उनको कार्यकाल मिला, देश की जनता ने उनको मौका दिया और उस 5 साल में से 58 महीने बीत चुके हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री महोदय का मुझे भी दूरदर्शन के माध्यम से मैंने उनको सुना, एक बात नई जरूर आई, बाकी प्राय जो पहले जो स्पीच दिया करते थे उसमें 50% कर दिया उन्होंने, उसका आधा कर दिया, क्योंकि वो जो आज से पहले आते थे तो वो रोजगार की बात किया करते थे, आज उन्होंने रोजगार के बारे में एक शब्द भी नहीं बोला कि हमने क्या किया। वो नोटबंदी उनका जो ड्रीम प्रोजेक्ट है जिसके माध्यम से वो कहते थे कि भी इससे उग्रवाद खत्म होगा, आतंकवाद खत्म होगा, काला धन आएगा, उस पे वो एक शब्द भी बोले नहीं। महंगाई के बारे में उनका जब स्पीच शुरू होता था तो वो हमेशा पूछा करते थे मित्रों चीनी क्या भाव है, और सामने ऑडियंस है वो बोलती थी कि साहब ये 40 रुपए का भाव है, तो 35 का भाव है, 30 का भाव है। आज उन्होंने एक शब्द नहीं बोला, उन्होंने पेट्रोल डीजल का भाव नहीं पूछा, उन्होंने राम मंदिर की बात नहीं की, उन्होंने जीएसटी की बात नहीं की, उन्होंने बात की पुलवामा की। और निश्चित रूप से एक देश के प्रधानमंत्री आज जो वोट इश्यू है हम सब लोगों के लिए, माननीय मोदी जी के लिए ही नहीं पूरे देश के सामने है, उस पे भी चलो उन्होंने बात की। और उनको सारस्वत जी कहना ये चाहिए था कि आज हम सब लोगों ने समर्थन दिया है, मैं लड़ूंगा, एक शब्द भी माननीय देश के माननीय प्रधानमंत्री है वो, भले ही भारतीय जनता पार्टी के लिए जिस पार्टी से वो संबंध रखते हैं उसको संबोधित करने आए और उस पार्टी के संगठन की, उसके पार्टी की विचारधारा की, उस पार्टी को आगे बढ़ाने के बाद निश्चित रूप से वो करेंगे। और लेकिन उन्होंने एक शब्द ऐसा नहीं बोला कि जब पाकिस्तान से लड़ना है, आतंकवाद से लड़ना है, उग्रवाद से लड़ना है, दुश्मनों से लड़ना है, तो इसमें देश की सबसे बड़ी जो कांग्रेस पार्टी है उन्होंने मुझे समर्थन दिया है, राहुल गांधी जी या देश की जनता या अन्य पार्टियों का उन्होंने एक बार भी शुक्रगुजार किया नहीं। उन्होंने जो बात की उन्होंने सिर्फ ये कहा कि भी ये जो समस्याएं हैं ये पूर्ववर्ती सरकारों की वजह से है, तो कहीं न कहीं उन्होंने खुद को भी कटघरे में खड़ा किया। जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो आज से पूर्व जो जितना आतंकवाद था उसका 3 गुना आतंकवाद बढ़ चुका है। जितने हमारे सैनिक शहीद होते थे वो उनमें बढ़ोतरी हो चुकी है। वो खुद एक के बदले 10 सर की बात करते थे, आज उन्होंने उसकी बात नहीं की। और उसका एक की प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। आम चुनाव हुए तो जम्मू कश्मीर में 60% वोटिंग हुई थी, उसके बाद वो कुछ चुनाव बाई पोल हुए, वो आज तक वो चुनाव करवा नहीं पाए। तो जिस प्रकार जम्मू कश्मीर में जो हालात बिगड़े हैं उनके लिए जिम्मेदार कौन है? और अगर आप ये मानते हो कि जम्मू कश्मीर वो राज्य है जिसमें पिछले 5 सालों की अगर बात करें 5 विधानसभा लेवल पे, तो वहां इन्होंने महबूबा मुफ्ती पीडीपी से मिलकर के सरकार बनाई। ये खूब साल सत्ता में रहे दोनों पीडीपी और बीजेपी। उसके बाद गवर्नर राष्ट्रपति शासन वहां लागू हो गया। राष्ट्रपति शासन के अंदर केंद्र के पास शक्तियां होती है। तो आप अपनी परफॉर्मेंस दीजिए कि आपने क्या किया। जब तक आपको देश की जनता ने मौका दिया है, 5 साल हो गए आपको, लगभग प्राय पूरे हो गए, और फिर भी आप अगर पूर्ववर्ती सरकारों को कोसते रहोगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि देश की जनता ने आपको दूसरे लोग, आज उनके जो भाषण है उसमें एक बात जरूर नजर आई, उनका प्राउड नजर आया, जिसमें वो कह रहे थे कि मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। अगर मोदी है सब कुछ मुमकिन है तो भी जो ये आज महंगाई है वो 1.5 गुना बढ़ गई है। और जो नोटबंदी के आपके जो ड्रीम प्रोजेक्ट नोटबंदी के चलते हुए कई करोड़ युवाओं ने नौकरियां खो दी, और हर क्षेत्र में जो देश का सामाजिक सौहार्द है वो बिगड़ चुका है। देश में जो महिला अत्याचार के मामले अगर बात करें तो वर्ल्ड में नंबर 1 आपने दिलाने का काम किया है। अगर बेरोजगारी की बात करें तो पिछले 45 सालों में जो रिपोर्ट है वो ये बताती है कि सबसे बड़ी बेरोजगारी दर भारत की है। तो फिर मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है, इसका अर्थ मैं समझ नहीं पाया साहब जी। मैं चाहूंगा कि इस डिबेट में कहीं न कहीं आप इस बात का जरूर अर्थ निकाले, ताकि प्रदेश की जनता को भी पता चले कि मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है, वो क्या चीज मुमकिन है। जी कुल मिला के देखिए, जिस तरह से आपने जो बात कही, आप यानी कि ये प्रश्न है आपका, उठा भी रहे हैं आप, और वीरेंद्र शर्मा जी मैं उनसे जवाब भी ले लूंगा इस बात का कि अगर मोदी है तो सब कुछ है। आप उसमें महंगाई जोड़ा, आपने उसमें बेरोजगारी की बात कही कि इन सब विषय वस्तुओं को, इन सब मुद्दों को अब वो नहीं छू रहे हैं कहीं ना कहीं। मैं आपके पास आऊंगा वीरेंद्र जी। महेश जी, ये भाषण आपने भी आज पूरा संबोधन सुना है प्रधानमंत्री मोदी का, टॉक में वो आते हैं, तो इसको तो देखिए एज ए पत्रकार और इस तरह से देखा जाए तो चूंकि लोकसभा चुनाव सामने है, बीजेपी के सामने भी चुनौती है मिशन 25 की, बीजेपी को भी नहीं लग रहा है कि आसान नहीं मिशन 25 बीजेपी के लिए भी। तो मोदी साहब के दौरे अभी हैं, चूरू में भी होंगे, आगे भी हो सकता है दौरे हों, इसको किस तरह देखते हैं आप इस पूरे आज के
भाषण को? देखिए, आज का जो मोदी जी का जो दौरा है, चुनावी दौरा कहें, ये जो शंखनाद कहते हैं आप राजस्थान में जी, तो उसका एक जो सबसे पहले तो एक ये स्थान जो चुना है पहले टोंक को, जी, इस टोंक और सवाई माधोपुर जो है इस क्षेत्र में अगर इनकी कुल 8 विधानसभा क्षेत्र है जी, इनमें से सिर्फ बीजेपी की कमजोर हालत यह है कि एक ही सीट इनको बीजेपी को मिली है पूरे लोकसभा क्षेत्र जी। तो यहाँ ये है कि जहाँ कमजोर है वहां उस पर जाकर के अपना देखा जाए। शायद चूरू के पीछे भी यही एक रहा। हाँ, चूरू में 6 विधानसभा हैं और इसी तरह से तो एक तो ये है, इसके मतलब मायने ये है कि कमजोर को वहां पे आवाज। दूसरा ये है कि आप ये सचिन पायलट उप मुख्यमंत्री का क्षेत्र है, वहां से इन्होंने अपनी मतलब क्या होता है ना वो दिया है कि सबसे बड़ा चुनौतीपूर्ण मामला है। दूसरा गुर्जर मुस्लिम और दलित क्षेत्र, तो गुर्जरों के लिए भी आपने उन्होंने देखा कि देवनारायण की जन्मभूमि मैं प्रणाम करता हूँ, मंदिर को करता हूँ, और उन्होंने जिन जिन देवताओं के नाम अगर जो कल्याण धनी का जो भी नाम दिया है जिसको सबकी आस्था है और सबके लिए, तो ये एक ये मैसेज है कि सब हम इस क्षेत्र के जितने भी एक टची उन्होंने अपने क्षेत्र की भावनाओं को आस्थाओं को एकदम छूने की कोशिश की है। जहां तक सवाल आता है कि उनका जो मुख्य जो है चुनाव तो था ही मोटिव, साथ एक ये आतंकवाद को लेकर के वो ये पुलवामा वाली घटना को शहादत शहीद वगैरह सब का लेकर के उन्होंने किया है। तो कहीं न कहीं ये है कि पुलवामा वाली घटना को बहुत गंभीरता से अपना एक मैसेज दे रहे हैं कि मैं इसे गंभीरता से ले रहा हूं और पूरे पाकिस्तान से हिसाब ले रहा हूं। ये एक अपने आप में हिसाब लेने की बात जो है कि मैं पाकिस्तान से हिसाब ले रहा हूं धीरे धीरे। तो इसका मतलब है कि अभी जैसे चाहे वो आप उसको क्या यूएनओ की वो सुरक्षा परिषद के अंदर मामला ले लिया हो, या हमने व्यापार में उसकी कटौती की हो, टमाटर भेजना बंद किया हो, या और कुछ भी किया हो, तो वो सैंक्शंस जो है जिस तरह के जो वो वाले वो मोस्ट फेवरेबल मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा वापस लेना हो, और जिस तरह से पानी का जल समतुलित को लेकर के जिस तरह का जो उन्होंने कहा है, तो ये सीरीज स्टेप बाय स्टेप आक्रमण और सैन्य कार्रवाई तो सबसे लास्ट स्टेप होता है जी। ये तब है कि सब सारे आपके तीर खाली चले जाए तब वो लास्ट बचता है। तो वहां तो अभी न तो इसका इतना होगा, लेकिन हाँ आतंकवाद पे चोट करने को उन्होंने बार बार में कहा है, आतंकवाद पे चोट देनी है, वो किसी भी रूप में नहीं। थोड़े दिनों में और कुछ बढ़ा है। आज एक आपने देखा वो ट्रंप ने भी एक बहुत बड़ी बात कह दी है, अमेरिका के जो राष्ट्रपति उन्होंने कहा कि कोई बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं। अब वो बड़ा कदम जहां तक है मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं ऐसा होगा 370 वाला भी हो सकता है, 35A वाला भी हो सकता है, ये वाले स्टेप भी ले सकते हैं, क्योंकि अनावश्यक रूप से जब ये आतंकवाद जो फैला रहे हैं पाकिस्तान करवा रहा है, फिर इसका दर्जा क्या है। साथ उन्होंने कश्मीरियों के बारे में कश्मीरियत को जिंदा रखना है, आतंकवाद को खत्म करना। एक स्पष्ट एक जो धारा जो बीच में आ रही थी, आपने यहाँ जयपुर में भी हुआ या कई जगह ऐसे इंसिडेंट हुए कश्मीरी है, तो उनको एक सावधान एक मैसेज भी दे दिया भाई कश्मीरी हमारे भाई है, अगर मतलब जो है जो उनको शक की निगाह से नहीं देखा जाए, उन पर कोई आक्रमण नहीं किया जाए, ये एक मैसेज दिया। कांग्रेस अब राजनीतिक रूप से है कि अब जब चूंकि चुनाव में उतर रहे तो निश्चित है कि जो प्रतिद्वंदी दल है उस पर कटाक्ष करेंगे ही करेंगे। अब चूंकि राज्य सरकार यहाँ पे कांग्रेस की है तो लिहाजा उन्होंने उस मुद्दे को लिया, खासकर किसान वर्ग को पकड़ा है। जय जवान जय किसान वो उनका एक मंत्र लब्बो लुबाब अगर निकलता तो जय जवान जय किसान। किसान वाला जो कर्ज माफी का लिया है कि ये सब एक तो उन्होंने बताया था कि लॉलीपॉप है एक, और ये वो वाली जो चीज है कि जो सिर्फ धोखा दिया गया है, छलावा किया गया है, और छलावा भी कैसे किया गया अभी तक इन्होंने आंकड़े पेश नहीं किए जी। तो ये वो बार बार में जो है कि आंकड़े पेश करें। इसके अलावा उन्होंने जो बात और कही है अपनी मतलब क्या होता है जो उनकी उज्ज्वला योजना है, अपनी योजना मतलब योजना का उन्होंने अपना प्रचार किया कि ये वाली हम ये कर रहे हैं, ये इसकी वजह से तो कहीं ना कहीं राजनीतिक दल अपने हिसाब से वो जो सत्ता में होता है वो अपने उपलब्धियां गिनाता है, और विपक्ष जो होता है विपक्ष जो है उसकी कमियां बताता है। तो ये अपने बारे में प्रचार करना और अपनी बात की अपनी वो मतलब परफॉर्मेंस देना,
ये सार्थक के साथ एक चीज और कही है उसमें कि ये गठबंधन पे भी चोट की है उन्होंने। गठबंधन सरकारों पे क्यों कि अस्थिरता के दौर शुरू हो जाते हैं, मजबूत आपने मुझे दिया समर्थन, तो उन्होंने एक बार वापस से कहा है कि आप जो भी मतलब तो वोट देंगे हम मोदी को देंगे, तो मोदी को अगर स्थिर करना है तो मैं बहुत सारा एक्शन लेने वाला हूँ और आगे बहुत भी कदम उठाने। तो उन्होंने एक तरफ से ये संकेत दिया कि मुझे तो जीता ही जीता है, लेकिन एक इतना मतलब मजबूती से जीता है, बहुमत से जीता है जिससे मैं मेरी अपनी मतलब कोई डिसीजन ले सकूं। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात जब उन्होंने कही, एक अगर वो बात कर रहे हैं योजनाओं की, आने वाले समय में आतंकवाद से लड़ने की, तो ये संदेश साफ दे रहे हैं भारत की जनता को कि आप मुझे जिताइए इस लोकसभा चुनाव में, दोबारा से मुझे प्रधानमंत्री बनाइए, मुझे हमारी पार्टी को सत्ता में वापस लाइए, उसके बाद देखिएगा आपकी किस तरह के एक्शंस मैं लेता हूं। वो बात अलग है कि विपक्ष और सत्ता आप एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। अब वीरेंद्र जी, जो बात सुरेंद्र लांबा जी कह रहे थे कि उन्होंने एक भाषण में थी कि उनकी एक चिरपरिचित शैली है मोदी साहब की, वो अपने अंदाज से बात करते हैं। अब उन्होंने कहा कि भाई या तो मोदी 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 ही करेगा जो करेगा, और किस पे देखें आप, किसकी तरफ आशा से देखेंगे, किसकी तरफ वो निगाह करेंगे आप। तो उस बात का जवाब आप मुझे दीजिए कि उस पर कई आरोप विपक्ष के हैं। विपक्ष मानता है कि अगर ये सब कुछ, महंगाई को उन्होंने नहीं छुआ, बेरोजगारी को उन्होंने नहीं छुआ, इन सब चीजों पे आप वो बात क्यों नहीं करते हैं। अब वो पुलवामा, अब केवल आतंकवाद पे, ठीक है आतंकवाद की घटना हो गई अभी रिसेंटली, इसलिए बार बार आतंकवाद पुलवामा सामने आ रहा है, ये सब चीजें क्या पीछे छूट चुकी हैं? जी देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है पीछे छूटने वाली बात। जहां भी प्रधानमंत्री जी जाते हैं वो वही बात करते हैं जो उन्होंने करके दिखाया है। मैं मेरे कांग्रेसी मित्र से इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि आप कंपेयर कर लीजिए 2004 से 2013 तक के शासन को और उसके बाद के 2013 से 2018 के तक के शासन को। आप देखेंगे इनके अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री व आम आदमी का अकाउंट भी बैंक में नहीं खुलवा सके। आप देखेंगे इनके अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री माता बहनों की आंखों में जो आंसू आते थे उसको भी दूर नहीं कर सके। हमने उज्ज्वला योजना के माध्यम से उसको दूर किया। हमने जनधन योजना के माध्यम से आम व्यक्ति को बैंक की दर तक पहुंचाया। हमने 70 साल तक, आप देखिए गांवों में कई गांव ऐसे थे जो अभी भी अंधकार में थे, हमने उनका अंधकार दूर किया। हमने सौभाग्य योजना के माध्यम से घर घर बिजली पहुंचाई। आप देखेंगे युवाओं के सपने साकार करने के लिए हमने मुद्रा योजना के माध्यम से, स्टार्टअप के माध्यम से, डिजिटल इंडिया के माध्यम से, मेक इन इंडिया के माध्यम से जो न्यू इंडिया का निर्माण किया है, वो युवाओं के सपनों को साकार होने के बाद ही न्यू इंडिया का निर्माण हुआ है। और प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहा है कि ये नई नीति और नई रीति का भारत है। या और मैं मेरे कांग्रेस मित्र को बताना चाहूंगा, जिस प्रकार कश्मीर की बातें कर रहे थे, कश्मीर में अभी कुछ दिन पूर्व ही वहां पे पंचायत चुनाव हुए, उसमें 70% मतदान हुआ है। तो ये कहां, अभी तक ये नींद में है। तो कांग्रेस मित्रों को जागने की जरूरत है। देश किस ओर आगे बढ़ रहा है, देश पूरे विश्व में सशक्त और मजबूत रूप से आगे बढ़ रहा है। हमने आपकी तरह मजबूत सरकार नहीं दी, हमने मजबूत सरकार दी है जो जिसने कुछ किया भी है। कठोर कदम उठाने के लिए सरकार कभी पीछे भी नहीं रही, चाहे कोई सा विषय हो, चाहे आर्थिक विषय हो, चाहे वैदेशिक विषय हो, हर विषय में हमने कठोर कदम उठाए। और दूसरी बात, मैं एक बहुत अच्छी बात बताना चाहूंगा आपको, जिस प्रकार से ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के रूप में हमने काम किया, आम व्यक्ति की ग्रीवेंस को दूर करने के लिए जिस प्रकार से हमने डिजिटल के माध्यमों का उपयोग किया है, आम जनता उसी लिए आज मोदी जी से उम्मीद लगाए हुए हैं, क्योंकि उम्मीद उसी से होती है जो कार्य करके दिखाता है। कांग्रेस की तरह खोखले वादे नहीं किए, आजादी के बाद गरीबी दूर करने के वादे किए, लेकिन गरीबी आम जनता की दूर नहीं हुई, कांग्रेस के परिवार की दूरी, उस परिवारवाद की दूर हुई जो आज पूरा संपूर्ण परिवार बेल के ऊपर बाहर है। लेकिन एक बात मुझे बताइए, आप एक बात मुझे समझा दीजिए जी, कि आप बात करते हैं योजनाओं की, सब बात करते हैं आपकी, उन्होंने बीजेपी की सरकार ने ये किया वो किया, उज्ज्वला योजना दी, जनधन योजना दी, बहुत सारी बात करते हैं। कश्मीर की पॉलिसी की आप बात करते हैं अपनी। जब देखिए गठबंधन की आपने जब पीडीपी की से जो आपने गठबंधन की सरकार बनाई कश्मीर में, उस पर आप पर सवालिया निशान लगे। सुनिए मेरी बात सुनिएगा, वो महबूबा मुफ्ती, वो जब किसी आतंकवादी को गिरफ्तार किया जाता है या किसी अलगाववादी को, आपको बता दूं यासीन मलिक साहब को और इनको जब जो आप लोगों ने सुरक्षा हटाई है उसके बाद गिरफ्तार भी हुए हैं एक अलगाववादी, उस पर वो कहती हैं कि व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है, विचारधारा को नहीं। आपने उनके साथ, आपको नहीं लगता था कि क्या महबूबा मुफ्ती की विचारधारा आतंकवादियों या अलगाववादियों की तरफ झुकाव ज्यादा है? फिर भी आपने सत्ता के लिए, मतलब आपको सरकार बनानी थी, इसलिए आपने पीडीपी के साथ सरकार बनाई। आज जब वो ये बात कह रही हैं, आपको अंदाजा नहीं लगता इस बात का? जी देखिए, उस समय की परिस्थितियां और स्थिति ऐसी थी कि वहां पे सरकार की जरूरत थी।
तो वो कश्मीर की स्थितियों और परिस्थितियों को सही बनाने के लिए उस समय की परिस्थितियों के अनुसार जो कार्य करना चाहिए तो भारतीय जनता पार्टी ने सोच समझ के किया। नहीं, सोच समझ के किया। मैं ये जानना चाहता हूं, अगर आपकी विचारधारा, मुझे तो नहीं लगता है एक पत्रकार होने के नाते कि बीजेपी की विचारधारा उनसे मेल खाती होगी महबूबा मुफ्ती की विचारधारा से। देखिए, आज जब वो ये कह रही हैं एक अलगाववादी के गिरफ्तार होने पर कि व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है, विचारधारा को नहीं, वो कौन सी विचारधारा की बात कर रही है? अलगाववादियों की कौन सी विचारधारा होती है? ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं किस विचारधारा के साथ अलगाववादी काम करते हैं। और इस बात को कहने का मतलब है कि महबूबा मुफ्ती उनके समर्थन में रहती हैं, समर्थन में रहती आई हैं। उनके साथ सरकार बनाने की ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई थी? जी देखिए, जहां आप कंट्रोवर्सी पैदा होती है। स्थितियां थी वो कश्मीर को लेकर एक मिनिमम एजेंडे के रूप में हम लोग सरकार बना के आए थे। और यह जो कुछ हुआ, जो महबूबा मुफ्ती जी बयान दे रही हैं, वो ये जो घटनाएं हुई है अलगाववादियों के खिलाफ जो सख्त कार्रवाई उसके बाद हुई है। उनके जो विचार सामने आए उसके बाद हुए। और भारतीय जनता पार्टी उनके विचारों के साथ कभी भी नहीं है। और अलगाववादियों के खिलाफ जो भी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। तभी आपकी सरकार नहीं चल पाई शायद उनके साथ। जी, लेकिन सत्ता की अपनी अपनी मजबूरी होती है। उस समय की जो परिस्थितियां थी और स्थिति थी, लेकिन देखिए वो बात आप कहते हैं, लेकिन थोड़ी सी कश्मीर में लोकतंत्र ये शंका हमें भी जाहिर होती है ये कि जब आप बात करते हैं कश्मीर की, कश्मीर में इस तरह से जो चीजें बदली हैं, जिस तरह से चीजें पत्थरबाजी की घटनाएं हो, सारी चीजें हैं, तो ऐसा नहीं है, चीजें वर्स्ट भी हुई हैं। अब ऐसा नहीं है कि बहुत सुधरी भी हैं, खराब भी हुई हैं। और उस समय बीजेपी और पीडीपी की सरकार के दौरान खराब हुई। उसके पीछे कई सारे कारण है। मैं ये मानता हूं कि भारत जिस प्रकार आगे बढ़ रहा है, जिस प्रकार सशक्त हुआ है, पाकिस्तान कभी भी नहीं चाहता कि भारत स्थिर हो, भारत में अस्थिरता है। आतंकवाद भी यही चाहते हैं कि भारत में अशांति रहे। और भारत की सरकार यह चाहती है कि कश्मीर में और भारत में शांति रहे। तो उसके लिए जो भी भारत सरकार उस समय करती है, जो आवश्यक होता है, वह कार्य करती है। ठीक, सुरेंद्र जी, एक तो मुझे इस बात का जवाब दीजिए आप। अब जब वो देखिए प्रधानमंत्री दौरे पर हैं, अलग अलग जगह दौरे पर जाएंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव है, हर पार्टी के जो आला नेता होते हैं, प्रधानमंत्री जो चेहरा है बीजेपी का, वो जाएंगे, वो पुलवामा के बारे में बात करेंगे और उनका निशाना कांग्रेस पर रहेगा कि कांग्रेस की पिछली सरकारों ने कुछ नहीं किया, अब वो पुलवामा हुआ है, इस पर देखिएगा मैं किस तरह का एक्शन लेता हूं, किस तरह से पाकिस्तान को आइसोलेट करता हूं। तो पहले एक जब ये शुरुआत हुई थी इस घटना की, पूरे देश में अभी भी इस बात को लेकर दुख है, दर्द है लोगों में, लेकिन इसका राजनीतिकरण नहीं होगा देखा। लेकिन बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है, इस मुद्दे का राजनीतिकरण हो चुका है। निश्चित रूप से सारस्वत जी, शायद नरेंद्र मोदी जी ने देश में सब कुछ किया है, उससे पूर्व चाहे भले अटल बिहारी वाजपेयी जी हो, उनके चाहे संघर्ष हो, वो कुछ नहीं था। इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, वो इंदिरा गांधी जी का संघर्ष कुछ नहीं था। और मैं ये बात कर रहा हूँ, एक आप बात कर रहे थे, मेरे मित्र कश्मीर की बात कर रहे थे, तो कश्मीर में नरेंद्र मोदी जी का एक जो सपना था कांग्रेस मुक्त भारत का, कांग्रेस मुक्त के भारत के अभियान के तहत उन्होंने कश्मीर में सरकार बनाई, ताकि वो देश में जब भाषण दे तो ये बोल सके कि देखो मित्रों, बीजेपी आज कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक है। तो वो उनका सपने के तहत, चाहे उसके लिए उनको विचारधारा से समझौता करना पड़े, चाहे देश को बर्बाद करना पड़े। और मैं यही चाह रहा था कि मेरे मित्र शायद इस बात का जवाब देंगे कि आज जैसा नरेंद्र मोदी जी खुद को कह रहे थे कि मोदी जी है तो सब कुछ मुमकिन है, उसके पीछे जो उनका कारण है, जैसा कि नितिन गडकरी जी बोले हैं, जैसा कि आरएसएस के अंदर से भी आवाज आ रही है, जैसा कि इनके जो गठबंधन है, आज उन्होंने गठबंधन को भी कटाक्ष किया है। गठबंधन ने चाहे यूपीए हो चाहे एनडीए हो, एनडीए भी तो गठबंधन से चल रहा है ना, यूपीए भी गठबंधन से चल रहा है। ऐसा तो है नहीं कि पहले पूर्ववर्ती। मैं वीरेंद्र जी आपके पास आऊं। सुरेंद्र जी मैं आपके पास ये जो जवाब दे रहे हैं आप मुझे, मैं आपसे दोबारा जवाब लूंगा। वक्त एक ब्रेक का हो चला है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं, इस मुद्दे पर चर्चा जारी रहेगी। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है खास खबर में। खास खबर में हम चर्चा कर रहे हैं टॉक में आज जो प्रधानमंत्री का दौरा हुआ, जो उनका संबोधन था, वो आतंकवाद पे फोकस रहा, उसमें कश्मीर केंद्र रहा, उसमें किसान को केंद्र में रखा उन्होंने, उनमें सैनिक को केंद्र में रखा। और जिस तरह से चूंकि वो सत्ता पक्ष के प्रधानमंत्री हैं, बीजेपी उनकी पार्टी है, तो उन्होंने कांग्रेस पर, जो विपक्ष
की एक बड़ी पार्टी, उस पर निशाना साधा, महागठबंधन को लेकर उन्होंने बात की। इस पूरे मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं। वीरेंद्र जी, जब महागठबंधन की बात करते हैं प्रधानमंत्री, तो देखिए महागठबंधन कोई ऐसी नई चीज नहीं है पॉलिटिक्स में, राजनीति में गठबंधन ऐसे नहीं है। अधिकतर सरकारें गठबंधन से ही चली हैं, चाहे वो वाजपेयी जी की सरकार हो, चाहे ये एनडीए हो, यूपीए हो, ये सब अपने आप में एक गठबंधन है। जब गठबंधन की बात आप करते हैं तो अभी मैं आपको एक उदाहरण से देना चाहूंगा जहां कि नाराजगी आप लोगों से भी है, आपकी पार्टी से भी, आपके जो घटक दल हैं उनकी भी है। जैसे कि अपना दल यूपी में आपकी पार्टी से नाराज हो गया है, अब उनका गठबंधन वो आपकी पार्टी से नहीं करना चाहते हैं। आपके साथ पूरे साथ एनडीए इसमें आपके साथ सहयोगी दल रहे, तो नाराजगी आपकी, तो कहीं ना कहीं आपके दल भी आपसे नाराज हैं जो आपके साथ जुड़े हुए हैं। तो नाराजगी की वजह आप समझ पाते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्यों नाराज है? क्योंकि अगर यही चीज जब यूपीए में होती है तो आप इसमें निशाना साधने लगते हैं, प्रधानमंत्री खुद बोलते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जिस परिप्रेक्ष्य में गठबंधन के ऊपर वार किया है, उसका एक सीधा सा वो है कि जो जिन लोगों का गठबंधन है उनका कोई मिनिमम एजेंडा है नहीं। अभी तक वो ये निश्चित नहीं कर पा रहे कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कैसे उसका स्वरूप क्या होगा उस गठबंधन का, अभी तक ये कहीं भी निश्चित नहीं, इसलिए उन्होंने महागठबंधन की बात की। दूसरा विषय मैं कहना चाहूंगा, मेरे मित्र बात कर रहे थे, मैं उन्हें कहना चाहूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसलिए मुमकिन का इस्तेमाल किया इस वर्ड का, क्योंकि कई सारी आप देखेंगे कई सारी भारत में ऐसी योजनाएं थी जो 40 साल से कागजों में दबी हुई थी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उन योजनाओं को साकार करके दिखाया है। ये कांग्रेस के मित्रों के सोचने की और देखने की बात है। कई सारी ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर की योजनाएं हैं, चाहे आप घर घर बिजली पहुंचाने की देख लीजिए, चाहे आप रेलवे से संबंधित देख लीजिए, अनेकों ऐसी योजनाएं हैं जिन्होंने इस सरकार ने आने के बाद में उनको साकार किया है। मोदी जी ने कितने घरों में बिजली पहुंचाई? या आंकड़े पूरे आप अगर प्रस्तुत करना चाहते हैं तो मैं माननीय इनसे सारस्वत जी से विनम्र निवेदन करूंगा कि आप इसके बाद में आधा एक घंटे की इसी के ऊपर डिबेट रख लीजिए कि किसने क्या किया, आंकड़े के साथ पूरा, मैं तैयारी के साथ पूरा इन्हें बताने के लिए तैयार। मित्र, मैं आपको बताऊंगा कि विकास एक सतत प्रक्रिया है। विकास कोई भी पार्टी हो, मैं ये नहीं कह रहा कि मोदी जी आज है तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया। सवाल इसी बात का है कि मोदी जी जो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी है, वो जितना बोलते हैं उनके बारे में एक धारणा बन चुकी है आम आदमी की कि वो नापते 100 गज है, फाड़ते 2 गज है। मतलब बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो उसको उससे के अनुरूप काम नहीं हो पाता है। मैं ये नहीं कह रहा विकास वाजपेयी जी ने नहीं किया कि इंदिरा गांधी जी ने नहीं, एक सतत प्रक्रिया है विकास से, वो चलता आ रहा है। और सवाल इस बात का है कि हमारे देश की जो जनसंख्या है, वो जो उसका बढ़ोतरी का रेशो है वो ज्यादा है, इस वजह से आम आदमी तक जो विकास पहुंचना चाहिए वो विकास पहुंच नहीं पाता है। और लेकिन अगर आप ये सोचो कि नरेंद्र मोदी जी ने ही आकर के सब कुछ कर दिया, ऐसा नहीं है मेरे मित्र। आज हम बात कर रहे हैं कि पूरे देश में विद्युत पहुंच चुकी है, तो लाखों 6 लाख या समथिंग गांव है पूरे देश में, उसमें मोदी जी ये कह रहे हैं अपने मुंह से कि मैंने 18,000 गांव में बिजली पहुंचा दी, फिर कहते हैं मैंने पूरे देश में बिजली पहुंचा दी। तो उससे बचे हुए 5,82,000 गांव है, उसमें पहुंचाने वाले भी इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी, लाल बहादुर शास्त्री जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, वीपी सिंह जी, मोरारजी देसाई जी, तमाम नेता तमाम देश के प्रधानमंत्री होंगे। इसका मतलब ये नहीं है, मोदी जी कह रहे हैं उज्ज्वला योजना की बहुत बात होती है। उज्ज्वला योजना उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है, लेकिन उज्ज्वला योजना की सारस्वत जी सच्चाई ये है कि जितने लोगों ने सिलेंडर लिया उसका 15% लोगों ने दोबारा रिफिल नहीं करवाएंगे कैसे? गांव में जिस प्रकार जो आर्थिक स्थिति हम लोगों की हो चुकी है, वो जो सिलेंडर मनमोहन सिंह जी के सरकार में 410 रुपए का आता है, वो आज 800 रुपए का मिलता है। और एक गरीब से गरीब परिवार जिसमें 4-5 सदस्य है, वहां अगर वो 5 मेंबर भी है तो उनको महीने में 2 बार मिनिमम सिलेंडर भरवाना पड़ता है। तो आप बताइए कैसे पॉसिबल है 1600 रुपए वो उसके लिए सिर्फ अग्नि जलाने के लिए। राशन की दूसरी बात है, राशन की जो महंगाई बढ़ चुकी है। प्योर पहले आपने जन धन अकाउंट की बात की, अगर किसी का भी, ये कुछ प्रैक्टिकल बातें हैं, जन धन अकाउंट की अगर बात करें, किसी भी ने अकाउंट खुलवा रखा है और आपका कोई पुराना अकाउंट है उसमें 2,000 रुपए थे, तो आप जाके उस अकाउंट को चेक करवाना, उसमें आपको ये बताएंगे बैंक वाले कि इसको फिर से आपको चालू करवाने हैं, तो आपको 1,700 रुपए और जमा करवाने पड़ेंगे।
जो मिनिमम इन्होंने जो स्कीम चलाई कि मिनिमम 5,000 10,000 पर मंथ उसको मेंटेन करना पड़ेगा, इससे वो तमाम खाते उससे 8,000 करोड़ रुपए, एक डाटा है ये ओनली कोड डाटा है, 8,000 करोड़ रुपए देश का जन धन खातों के अकाउंट से आम जनता का आपके बैंकों के खातों में जा चुका है। इसी प्रकार किसी प्रकार आपने मुद्रा योजना की बात की, उसका भी 10% लोगों को फायदा नहीं मिल पाया। स्टार्टअप इंडिया का लोगों को फायदा नहीं, योजनाएं अच्छी थी, योजनाएं बहुत सारी बना दी, लेकिन उसको लागू नहीं करे, सिर्फ भाषण देने के लिए योजनाएं रहेगी। तो उसका एक मैं और बताऊं, आपने बात की, एक तरफ आप कहते हो कि आज तक 1 रैंक 1 पेंशन, आप किसी भी अभी इन दिनों में काफी जो डिबेट्स हुई है पुलवामा को लेकर, आतंकवाद उग्रवाद को, तो काफी जो पूर्व सोल्जर्स है उन लोगों के साथ बैठने का मौका मिला। मेरे मित्र आप भी पूछ लेना, अब फिर से कभी हो किसी भी सैनिक को, क्योंकि वो किसी पार्टी से जुड़े नहीं है, कि क्या वास्तव में 1 रैंक 1 पेंशन लागू देश में हुई है क्या? 10% भी लागू हुई नहीं है, चाहे हम भाषणों में कुछ ही की हो गई, लेकिन लागू हुई नहीं है। आपने कहा नेहरू जी ने, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, आज उन्होंने वनस्थली का नाम लिया 4 बार स्पीकर। आप ये बताइए वनस्थली विद्यापीठ किसकी देन थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। आज राजस्थान का वनस्थली विद्यापीठ का नाम है, पूरे वर्ल्ड लेवल पे नाम है, तो वो भी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की है। और आप कहते हो पूर्ववर्ती सरकारों ने कुछ नहीं किया। आप तो मैं ये नहीं कह रहा सारस्वत जी, समस्या यही है। और हमारे साथ जो समस्या है, आज हिंदुमल कोर्ट में फिर फायरिंग हो चुकी है पाकिस्तान ने, जो मैं खुद हनुमानगढ़ जिले का हूँ, तो आसपास के किसान है वहाँ, वो लोग सीमा को छोड़ करके अपने खेतों से भागने को मजबूर हुए हैं। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ समस्या ये है कि वो इतने मैं वर्ड अच्छा नहीं लगता देश के प्रधानमंत्री के लिए, मान लो इतना ज्यादा फेंकते हैं, ये मान लो कि देश में तो विश्वास उन पर करना दूर की बात, विदेशों तक ये मैसेज पहुंच चुका है कि भारतीय प्रधानमंत्री वो फेंकते बहुत ज्यादा है। तो उसका जो इमेज है वो, मैं इस बात का जवाब वीरेंद्र जी से लूंगा। वीरेंद्र जी, मैं आपसे जवाब लूंगा, पहले एक बार मैं महेश जी के पास जाऊंगा, फिर मैं आपसे इसी बात का, इन्हीं के सवालों का जवाब लूंगा। महेश जी, जो आपने बात की, जब मैंने शुरू में जब आपसे सवाल पूछा था, तो आपने टॉक और चूरू दोनों का जिक्र किया था, दोनों के सियासी समीकरण होंगे। देखिए, ये तो पार्टी कहीं भी तय कर सकती है, जहां कमजोर होती है कहीं तो वहां दौरे करवाती हैं ताकि लेकिन इस तरह के दौरों का प्रधानमंत्री जो अपनी योजनाओं को लगातार बोल रहे हैं, लोगों में बात करते हैं, उज्ज्वला का, जनधन का और दूसरी जो अन्य योजनाएं, मुद्रा योजना का, इन अब जो दौरे होंगे प्रधानमंत्री के, इसका कितना इफेक्ट देखते हैं? लगता है आपको कि बीजेपी को एक गेन कर पाएगी, जबकि कांग्रेस की सरकार राजस्थान में है उस कंडीशन में? देखिए, जो केंद्र सरकार की जो भी योजनाएं रही है, जिस रूप में रही है, लाभ मिला है, कितना मिलना चाहिए था, ये सारे मुद्दे, कितना मिलना चाहिए था, कितना नहीं हुआ, ये तो कांग्रेस का मतलब जो खेमा है वो ये उजागर करेगा। जैसे कि इन्होंने आज पहली बार मोदी जी ने किसानों के मामले में आंकड़े मांगे हैं कि आपने कितना आंकड़ा, मतलब क्या होता है ना, किसानों को कितना, वो तो पेश कीजिए। तो ये जवाब हो सकता है कि सरकार अपने स्तर पे कर रही होगी। तो ये जो कमियां योजना में कैसे हमने इम्प्लीमेंट की, हमने वादे कितने किए और क्या इम्प्लीमेंटेशन है, तो इनको लेकर के दोनों पक्ष आपस में एक दूसरे पे तो ये करेंगे, ये तो है ही। ये एक हिस्सा है, एक रणनीति है, और एक चुनाव घोषणा पत्र में क्या चीजें आती हैं, वो वाले मुद्दे ये रहेंगे। ठीक है, वो अपने शाश्वत है, उसमें कोई बात। अब रहा सवाल कि जो दूसरा है कि गठबंधन होगा या नहीं होगा, तो वो ये है कि अब धीरे धीरे आ रहे हैं। अब जैसे आप ये देखिए, आज ही मतलब अरविंद केजरीवाल जी ने अदालत से फैसला हो गया है कि मतलब क्या, तो पूर्ण दर्जा नहीं मिल सकता दिल्ली को, लेकिन वो अपनी, क्योंकि चुनाव है निकट, तो वो 1 मार्च से बैठ गए, 8 मार्च से मतलब भूख हड़ताल करेंगे। जी। तो ये सारी जो चीजें आएगी, अपनी अपनी स्ट्रेटेजी है, स्ट्रेटेजी के अनुसार एक दूसरे पे मतलब क्या होता है ना, आरोप प्रत्यारोप, एक दूसरे के दाव कमियां वगैरह बताना, ये करना वो करना। जैसे उदाहरण के लिए है कि मोदी को उन्होंने आज जो भाषण दिया कि मोदी को हटाने के लिए पूरा विपक्ष एक हो गया, उनका जो ये जो कहना था, तो कि गठबंधन, और फिर उन्होंने बता दिया गठबंधन, इस देश ने आज से मतलब तो 25-30 साल तक लगातार गठबंधन की सरकारों को झेला है। उस दौरान की क्या स्थितियां बनती रही है, वो सबको मतलब आज आम नागरिक को मालूम है। वो कांग्रेस भी महसूस करती है, भाजपा भी महसूस करती है, मतलब करीब सभी दोनों मुख्य दलों ने मतलब इसको भुगता है और जो देखा है देश।
उस दौरान मतलब जब ऐसी गठबंधन की जो सरकारें बनती है उसमें कई नेगोशिएशन होते हैं, कई दलों के सहमति से कोई निर्णय लिए जाते हैं, कई कंप्रोमाइजेज करने पड़ते हैं, तो ऐसी सूरत में ये नहीं पाता। तो ये एक चीज भी, ये भी गठबंधन का भी मुद्दा बनेगा जी कि आपको स्थिर सरकार चाहिए जी या ऐसा मतलब क्या कहते हैं कोई नेतृत्व जो डिटर्मिनेशन पावर हो जिससे फैसले लेने की, जो आज उनके भाषण में एक ही चीज उठ रही है कि मुमकिन, जो शब्द आपने जो बताया ना कि मोदी है तो मुमकिन है, तो ये मोदी है तो मुमकिन है कि उसमें यही बता रहे हैं कि डिटर्मिनेशन हमारी पावर क्या है। देखिए आपने डिटर्मिनेशन पावर में हमने पाकिस्तान को पूरे वर्ल्ड में, तो अपनी सरकार की पावर बता रहे हैं। वो अपनी पार्टी मोदी है, सरकार की पावर। जितेंद्र, मैं ये कह रहा हूँ अभी जो वर्तमान में जो राजनीतिक हालात है, मैं मात्र 20 सेकंड में बात कह रहा हूँ कि मोदी जी ने आज पहली बार जो वर्ड यूज किया कि मोदी है तो मुमकिन है, इसका मतलब है कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी में आज जो नितिन गडकरी जी को आरएसएस को लेके जो या बीजेपी के कुछ और नेता या इनके जो गठबंधन के हैं, ओम प्रकाश राजभर, अनुप्रिया पटेल, या रामविलास पासवान ने कहा कि देश में दलितों की मोदी जी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, बाद में उनके बेटे चिराग पासवान ने जाके समझौता कर लिया, शिवसेना के साथ उनकी जो बात चल रही थी, अब सीएम की 50-50 टाइम की जो बात चल रही है, ओम प्रकाश राजभर ये कह के पार्टी उसको गठबंधन को रिजाइन किया था कि अगर मोदी जी प्राइम मिनिस्टर के फेस होंगे तो मैं इस गठबंधन में नहीं रहना चाहता। इसी प्रकार अनुप्रिया पटेल आज गठबंधन को छोड़ रही है। तो उनके एक तीर से उन्होंने दो निशाने मारे हैं, एक पार्टी के उन नेताओं के, बीजेपी के उन नेताओं के, आरएसएस के उन लोगों पे जो चाहते हैं कि मोदी जी या अमित शाह जी है, इन दो लोगों की जो डिक्टेटरशिप चल रही है वो नहीं होनी चाहिए, उन लोगों को मैसेज दिया है। दूसरा जो गठबंधन में जो शामिल है उनके आज महागठबंधन, क्योंकि उस कौन से गठबंधन की बात करें, कांग्रेस के महागठबंधन की वो बात करें, बसपा यूपीए में नहीं है, समाजवादी पार्टी यूपीए में नहीं है, तो फिर कौन से महागठबंधन की बात करें जिसपे वो कटाक्ष कर रहे हैं। तो उनका जो आज सीधा निशाना था, जो अंदरूनी जो कहीं न कहीं बीजेपी में आरएसएस में जो चल रहा है मोदी जी के खिलाफ, वो था मेरा कहने का मतलब। जो उन्होंने आज वर्ड यूज किया कि मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। वीरेंद्र जी, इनके पहले सवालों का जवाब दे दीजिए। एक जो बात उन्होंने कही कि साहब मोदी साहब सोचते नहीं है बोलने से पहले क्या योजनाओं का क्या होगा, कैसे उनको क्रियान्वयन होगा, वो बोलते हैं कि हमने देखो ऐसा किया, हमने वैसा किया। और ये कांग्रेस पहली बार नहीं कह रही है, कांग्रेस के सभी आला दिग्गज नेता ये बात कहते आए हैं। एक इस बात का जवाब दे दीजिए आप। दूसरी चीज जो जिस तरह को अंदरूनी बात को लेकर, देखिए चाहे वो नितिन गडकरी साहब हों, चाहे वो संघ के जुड़े हुए जो दूसरे जो लोग हैं, जो संघ के आला प्रमुख हैं, उनकी भी कहीं ना कहीं वो कोई असहमति है क्या पार्टी में? इस तरह से कोई इस तरह की असहमतियां जाहिर हो रही हैं क्या कि भाई अमित शाह और मोदी एक डिक्टेटर की तरह काम कर रहे हैं? जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से एकजुट होकर आगे बढ़ रही है और आगे भी आपको देखने को मिलेगा। मेरे कांग्रेस मित्र जो कांग्रेस नेतृत्व विहीन हो चुकी है उसकी विचलित वाली अवस्था की वो बात कर रहे हैं। आप ये देखिए, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को इनके नेता स्वीकार नहीं कर रहे। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हर जगह जहां भी चुनावी सभा हो या कहीं भी सभा हो वहां जाके बोलते हैं मेड इन भोपाल मोबाइल बनाऊंगा। भैया आज तक मेड इन अमेठी तो आप लोग बना नहीं पाए। वो कहते हैं 1 2 3 4 10 तक की गिनती में किसानों का कर्ज माफ। आज तक कितने 2 महीने से ऊपर राजस्थान की सरकार को हो गए, मध्य प्रदेश सरकार को हो गए, छत्तीसगढ़ सरकार को हो गए, किसानों की कर्ज माफी कहीं नहीं दिख रही। इन्होंने बेरोजगारों को भत्ता देने की बात कही। राजस्थान में आते ही इन्होंने जो पहले राजस्थान भारतीय जनता पार्टी की जो योजना थी भत्ता देने की, उस योजना का सिर्फ नामकरण चेंज किया है, बाकी इन्होंने योजना या भत्ता देने का कोई कार्य नहीं किया। आजादी से लेकर अब तक जितनी भी कांग्रेस सरकार की योजनाएं थी, एक भी ऐसी योजना मेरे मित्र यहां बता दे जो पूरी हुई हो तो वो कहेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूं। तो ये जो झूठ और फरेब का जो इतिहास रहा है वो कांग्रेस का रहा है। मोदी जी ने एक बात स्पष्ट करते हैं कि जो योजना मैं प्रारंभ करता हूं उसका अंत भी मैं ही करता हूं, यानी उसे पूरे करके भी मैं ही दिखलाता हूं। तो जो बात हुई इसकी कि मुमकिन है, वो इसलिए मुमकिन है कि वो जो वादा करते हैं वो पूरा भी करते हैं, चाहे वो गरीब के कल्याण के लिए हो, चाहे देश की आर्थिक सुदृढ़ी के लिए हो, चाहे युवाओं के सपनों को साकार करने के लिए हो। आप ये जो बात कर रहे थे आर्थिक स्थिति की देश की, तो आप देखेंगे देश की जीडीपी ये 9% का वो कितने परसेंट पे छोड़ के गए थे, वो कितने परसेंट पे आ चुकी है। आप देखिए देश ये आर्थिक रूप से महाशक्ति में शामिल हो गया। ये किसके पीछे हुआ? जो कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से, देश के मजबूत शासन के माध्यम से हुई। आपको ये भी पता है कि इस वक्त 82 लाख करोड़ का कर्ज भी देश पर है। इस वक्त 5 साल के अंदर 82 लाख करोड़ का कर्ज है, वो किसकी जिम्मेदारी है?
जी बिल्कुल सरकार की जिम्मेदारी है और मैं समझता हूं जिस प्रकार कल्याणकारी, देखिए अगर देश के कल्याण के लिए इस प्रकार के कार्य करने पड़ेंगे तो सरकार वो करेगी, क्योंकि सबसे पहला जो सरकार की जिम्मेदारी बनती है वो आम नागरिक के जन कल्याण के लिए बनती है। और मोदी जी ने बिल्कुल विश्वस्त भी किया है कि आप निश्चित रहिए आगे आने वाले समय में भारत की जीडीपी आपको 9% देखने को मिलेगी। और वर्ल्ड की कई रिपोर्ट्स हैं, वर्ल्ड बैंक ने भी यहां तक कहा, मूडीज ने भी कह चुके हैं कि आने वाले समय में भारत विश्व की सिरोमर आर्थिक रूप से सिरोमर देशों में शामिल होगा। तो मतलब बीजेपी तो ये मानती है ना कि जो नोटबंदी की गई, बीजेपी ने जो नोटबंदी करी, केंद्र सरकार ने जो नोटबंदी करी, उस नोटबंदी की बदौलत इफेक्ट जो आएंगे देर से या जो भी इफेक्ट आएंगे लंबे समय में वो बेहतर आएंगे, बहुत बेहतर ही नहीं बहुत बेहतर आएंगे। और ये मानिए अब भारतीय जनता पार्टी देश के कल्याण के लिए और भारत को आगे बढ़ाने के लिए कठोर से कठोर जो भी निर्णय लेगी उसमें पूरा देश भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और उन देशवासियों की भावनाओं का कद्र करते हुए उनकी उम्मीदों को पूरा करने के लिए हमें कोई भी कठोर फैसला लेना होगा, उसके लिए हम सदैव तैयार हैं। तो क्या नोटबंदी को सही मानते हो? मैं आपके पास आता हूं। जी बिल्कुल सही है, नोटबंदी सही फैसला। बिल्कुल कांग्रेसी नोटबंदी से इसलिए विचलित है क्योंकि कांग्रेसियों के कई जो काले कारनामे थे वो बंद हो चुके हैं, इसलिए इनकी विचलन सामने आ रही है। कांग्रेस की सही है मेरे मित्र, चलो ठीक है, मैं आपके नहीं, मैं बिल्कुल कह रहा हूं कि अगर नोटबंदी का फैसला सही था और जिस नोटबंदी से नए नोट छपने में 8,000 करोड़ रुपए लगे, 99.3% जो पैसे थे वो वापस आ गए और उससे जो अपना काला धन है वो वापस आ गया, आतंकवाद बंद हो गया, उग्रवाद बंद हो गया, जिस मोटो के साथ माननीय पीएम उनको लागू किया था नोटबंदी को। तो नरेंद्र मोदी जी ने एक भी स्पीच में नोटबंदी लागू होने के बाद उस नोटबंदी की चर्चा क्यों नहीं की? आप बात कर रहे हैं, अपने डिबेट में बात कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि जिससे लाखों करोड़ों युवाओं ने रोजगार खोया है, मध्यम वर्गीय व्यापारी, आप जाकर के उनसे बात करके देखना, किसी से भी, चाहे वो बीजेपी समर्थक है चाहे कांग्रेस समर्थक है, और व्यापारियों का कहीं न कहीं उनके प्रति रहा भी है सॉफ्ट कॉर्नर, तो आप उनसे बात करके पूछना कि मेरे भाई नोटबंदी से पहले आपके व्यापार की क्या हालत थी और आज आपके व्यापार की क्या अगर व्यापारियों की हालत खराब होती तो देश आर्थिक रूप से इस प्रकार सुदृढ़ नहीं होता। आप समझिए, देश की आर्थिक स्थिति को समझिए। वीरेंद्र जी, मैं नोटबंदी देखिए नहीं, मैं समझ रहा हूं आपकी बात, एक ही बात कह रहा हूं कि आपकी थाली के अंदर रखी हुई रोटी वहां थाली के अंदर नहीं बचे तो उसको समृद्धि कहते हैं क्या? आप ये बताइए, देश की जीडीपी ऐसे ही बढ़ जाती है? नहीं जा पाएंगे, लेकिन मैं बताऊं, देश की जीडीपी केवल आलू से सोना बनाने से नहीं बढ़ती है, देश की जीडीपी देश में काम होता है उससे बढ़ता है। वीरेंद्र जी, जो नोटबंदी को लेकर बीजेपी के दावे हैं, जो बीजेपी जिस तरह के दावे करती आई है, ये तो तय है, ये तो मैं भी मानता हूं कि अब कुछ समय से प्रधानमंत्री अपने भाषण में नोटबंदी का जिक्र नहीं करते हैं। काफी देखा जाए उनके पिछले भाषणों को, मैं ही नहीं आप भी उठा के देख लीजिएगा, वो नोटबंदी का जिक्र नहीं करेंगे। लेकिन बीजेपी अगर ये दावा करती है कि आने वाले समय में इस चीजों के इफेक्ट मिलेंगे, तो ये भी सामने आ जाएंगे, ये भी पता लग जाएंगे कि क्या इफेक्ट आते हैं। हमारी जो चुनावी रणनीति है और हमारी जो चुनावी व्यूह रचना उसमें काफी कुछ ऑब्जेक्ट्स है नोटबंदी को लेकर आएंगे। आप खुद देखेंगे कि हमने नोटबंदी से किस प्रकार से देश में समृद्धि का केंद्र सरकार इस वक्त अगर चुनावी अभियान में, ये एक नॉर्मल, एक जाहिर सी बात है कि केंद्र सरकार या प्रधानमंत्री अपनी योजनाओं के बारे में बात करते हैं। महेश जी, जैसे आपने कहा था, देखिए योजनाओं के बारे में अगर जो भी सरकार होती है, अभी कांग्रेस की यहाँ राजस्थान में सरकार है, तो कांग्रेस की सरकार भी अपनी योजनाएं, किसान कर्ज माफी, बेरोजगारी भत्ता और दूसरी अन्य योजनाओं के बारे में बात करेगी या चुनावी अभियानों में करेगी, आने वाले चुनावी अभियानों में दिखाई देगी करती हुई। मेन मुद्दा है, जब आप अभी देखिए 2 सभा बैक टू बैक हैं, अभी टोंक में हो गई, अभी चूरू में होगी, उसके बाद हो सकता है आने वाले समय में और कई कार्यक्रम प्रधानमंत्री के होंगे। प्रधानमंत्री के इन कार्यक्रमों से आप बीजेपी के मिशन 25 पर कुछ इफेक्ट पाते हैं क्या? इनकी सीटों में इस तरह के कार्यक्रमों से प्रधानमंत्री आते हैं, भाषण देते हैं, संबोधन देते हैं, इजाफा हो सकता है? देखिए, जहां तक 2014 की स्थिति है और 2019 की स्थिति में थोड़ा फर्क तो पड़े। तो मौजूदा क्या है कि कोई जब तक सत्ता में नहीं होता है तो बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े लोक लुभावन जो है योजनाओं की बातें करते हैं जी। जब वो एक बार 5 साल का आम आदमी वो देखता है जी, करता है जी, और वो बड़ा उसको ऑब्जर्व करता है कि कितना क्या है, मुझे फायदा हुआ कि नहीं, प्रदेश को फायदा हुआ कि नहीं, मेरे समाज को फायदा हुआ कि नहीं, और देश कितना सुरक्षित है, इन सारे मुद्दों को ध्यान में रखते हुए फिर डिसीजन लेता है कि क्या किया जाए। देखिए, दोनों कोई भी
सरकार हो, किसी भी दल की सरकार हो, जो अपनी योजनाएं करती, विकास का जो, जैसे कि आप जो बता रहे थे कि विकास एक सतत प्रक्रिया है, इसमें कोई जरूरी नहीं, बराबर चल रही है और चलती रहेगी। कोई चाहे कोई भी प्रधानमंत्री बन जाए, कोई कहे कि बिना मेरे विकास आगे नहीं बढ़ेगा, तो वो गलत फहमी में, और ये भी गलत फहमी में है कि हम मुक्ति किसी पार्टी का ही मतलब अस्तित्व खत्म कर देंगे, तो वो भी गलत फहमी। दो चीजें साफ है। सवाल यह है कि जो भी आप काम करेंगे उसका इम्प्लीमेंटेशन ब्यूरोक्रेसी कर, नेता वही है जो ब्यूरोक्रेसी को अपने इशारे से चलाए, न कि ब्यूरोक्रेसी उसे चलाए। वो यही रहा है कि अधिकांश हमारे नेता जो लोग हैं, जो अधिकांश मैं इसलिए कह रहा हूँ, हो सकता है कोई ज्यादा काबिलियत रखते हो, लेकिन वो अपने ब्यूरोक्रेसी को नियंत्रण नहीं करे, और यही कारण है कि योजनाओं में कमियां रहती है और विपक्ष या दूसरे दलों को बोलने का मौका, योजनाओं में कमियां रहती है। और एक चीज देखिए, जब हम लोग बहस करते हैं, मैं एक चीज जानना चाहता हूं, जब बात राज्य के चुनाव की होती है और जब बात केंद्र के चुनाव की होती है, तो ये माना जाता है कि देखिए, केंद्र के चुनाव अलग विषयों पर लड़े जाते हैं, राज्य के चुनाव अलग विषयों पर लड़े जाते हैं। अब लोकसभा चुनाव है, बड़ा चुनाव है, यहाँ पे बड़े बड़े चेहरे काम करेंगे, प्रधानमंत्री का चेहरा भी लोग वोट डालते वक्त वो उस चीज के बारे में भी सोचेंगे। वो जो लोकल मुद्दे होते हैं वो भूल जाते हैं, वो केंद्र और दूसरे मुद्दे ध्यान आते हैं। पुलवामा भी हो सकता है एक मुद्दा बनेगा अपने आप में वोट डालने का। मैं जानना चाहता हूं, क्या ये मुद्दे दोनों जो अंतर है मुद्दों में, राज्य के मुद्दे जो जनता जुड़े हुए हैं, जो केंद्र सरकार की योजना या जो केंद्र की सरकार चुनते वक्त दिमाग में रहता है किसी भी एक मतदाता के, वो इफेक्ट डालेगा यहाँ पर? देखिए, पुलवामा मामला तो इशू बनेगा ही बनेगा, आतंकवाद तो एक नंबर पे आ गया आज की तारीख में। दूसरा आता है कि ये जो आपके नोटबंदी, जीएसटी वगैरह जो भी है, यहाँ तक कि अपने जयपुर के व्यापारी, पिछले दिनों ही बैठक हुई है, उसमें उन्होंने कहा था व्यापारी वर्ग को दीजिए, तो ताकि व्यापारी वर्ग जो है एक हताशा के दौर से गुजर रहा था, तो उसने ये भी कहा है कि अगर आप ये कोई सा भी दल अगर हमारे को ये टिकट दे देता है व्यापारी वर्ग को, तो इसमें इजाफा ही होगा। तो ये सारी चीजें कि कहीं ना कहीं हमारा ये सिस्टम, चाहे जीएसटी की विसंगतियां रही हो, जिनको धीरे धीरे ठीक किया जा रहा है, और एक नोटबंदी का जो एक मकसद था, या जो भी कष्ट लोगों ने चाहा, लेकिन ये एक मुद्दा है, वो भी एक बात अलग है। सवाल यह है कि आने वाले दिन की चुनौतियों में देश को हम किस साइड में ले जाएंगे, चाहे वो देश की मुद्दा राष्ट्रीय स्तर के बनेंगे, अब वो वाला नहीं है मुद्दा। महंगाई भी ऐसी है जो राष्ट्रीय स्तर की है। मुख्य रूप से यह है कि जीएसटी में अभी तक पेट्रोल और डीजल को नहीं लिया गया, ये भी एक बनने वाला है। वो डीजल और पेट्रोलियम पदार्थों को भी इसमें आपको जीएसटी के दायरे में लाने की कोशिश की जाएगी। ये मांग कमी रहेगी, क्यों नहीं ले पाए, क्या नहीं ले पाए, ये बात की बात है, लेकिन हाँ ये मुद्दा भी बनेगा। और दूसरा कि 4-5 साल के जो शासन में जो भी कमियां रही है, चाहे वो गाय के मुद्दे को ले लें, या चाहे सांप्रदायिक सद्भाव को ले लें, या सवर्ण बनाम दलित का मामला ले लें, ये सारी चीजें जैसे जैसे परवान चढ़ेगा। अभी तो घोषणा ही नहीं हुई है, चुनाव घोषणा की तिथियां घोषणा होते ही आप ये देखिएगा एक के बाद एक आ रहे। पुलवामा जैसे इशू पे भी विपक्ष मतलब सवाल खड़े कर रहा है, तो ये अपने आप में मतलब क्या कहते हैं, नीतियां और उसमें कमियां विपक्ष का धर्म है, वो बताएगा। लेकिन हाँ, ये कहना है कि आप कितने सक्सेसफुल रहे, या तो काम करके दिखाइए, जो दिखते जो मतलब महसूस हो आदमी को, आम आदमी को महसूस होता वो ये, जैसे कि आप 1971 के चुनाव में इससे पहले 72 के 1900। ठीक है महेश। वीरेंद्र जी, देखिए, जैसे महेश जी से मैंने सवाल किया, वही एक सवाल मेरा ये आपसे है कि देखिए, योजनाएं अलग अलग होंगी, मुद्दे अलग अलग होंगे, क्या इस परिस्थिति में जब यहाँ कांग्रेस की सरकार बैठी हुई है, आप मिशन 25 जो बीजेपी का एक टैगलाइन बन चुका है कि अब हमारा जो लक्ष्य है वो मिशन 25 है, हमारी नजर अर्जुन की जो नजर है वो एक तरह से लक्ष्य की तरफ है इस वक्त, क्या ऐसी परिस्थिति में जब सरकार दूसरी पार्टी की हो, विपक्ष की पार्टी की हो, ऐसी परिस्थिति में क्या आपकी सरकार, बीजेपी और प्रधानमंत्री के दौरे, क्या मिशन 25 को आपको लगता है कि मतलब आपके लिए काफी सहायता हो पाएगी, इनसे काफी आप उस अचीव कर पाएंगे उस चीज को? जी बिल्कुल अचीव करेंगे। और सर्वप्रथम मैं मेरे कांग्रेस मित्र का आभार जताना चाहूंगा कि उन्होंने स्वीकार किया कि योजनाएं अच्छी है,
रही बात आने वाले चुनाव की, तो आप देखिएगा जिस प्रकार देश में मजबूत शासन माननीय मोदी जी ने दिया है और मजबूर शासन से दूर होकर मजबूत शासन दिया, देश को समृद्ध बनाया, स्वर्णिम बनाया है और पूरे विश्व में देश को गौरवान्वित किया है। तो यहाँ की जनता पूरी तरीके से तैयार है नरेंद्र मोदी जी को पुनः देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए, और वह यह संभव तभी हो रहा है जब हमारी योजनाएं साकार हुई है। योजनाओं के माध्यम से देश सुदृढ़ बना है, समृद्ध बना है। हमारी विदेश नीति इस मुकाम पे पहुंची है कि आज पूरे विश्व में भारत की जय जयकार हो रही है और भारत की जय जयकार के साथ पूरा विश्व मोदी 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 के गुणगान गा रहा है। तो ये सब कुछ, और कांग्रेस इसलिए विचलित है कि एक व्यक्ति में आखिर ऐसा क्या है कि पूरा विश्व उसकी तरफ देख रहा है, और ये उम्मीद केवल भारत की जनता की नहीं है, पूरे विश्व की उम्मीदें नरेंद्र मोदी जी से है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो वास्तव में मानवता के लिए और पूरे विश्व में शांति के लिए एक अच्छा कार्य कर रहा है। जब आप बात करते हैं कि पूरा विश्व मोदी के गुणगान कर रहा है, देखिए मोदी साहब का अपना एक व्यक्तित्व है, अपना एक करिश्मा है। वो जाते हैं, उनका भाषण शैली है जिससे वो लोगों को आकर्षित करते हैं। लेकिन आप ये मान के चलते हैं कि इस वक्त पूरे विश्व की नजर भारत पर है जी, ठीक, जो बीजेपी या जिस तरह से, ठीक है। बहुत ज्यादा मेरे पास समय नहीं है, मैं इतना जानना चाहता हूं, क्या ये करिश्मा राजस्थान के चुनाव, ये लोकसभा चुनाव में आप लोगों को दोबारा से एक बेहतर बहुमत के साथ ला पाएंगे आप? जी, पूरे विश्वास के साथ कहता हूं, बहुमत ही नहीं, पूरी की पूरी 25 लोकसभा की सीटें राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी विजय हो। यही सवाल मेरा आपसे, क्योंकि अब आपके सामने वो राहुल गांधी नहीं है जिनके बारे में पहले बात की जाती थी। अभी वो राहुल गांधी हैं जो कि सीधे प्रहार करते हैं प्रधानमंत्री मोदी पर। क्या उनका करिश्मा चलेगा? निश्चित रूप से करिश्मा चलेगा सांसद जी। और मैं एक मेरा समय नहीं है, जल्दी शॉर्ट में एक बात कहना चाह रहा हूँ कि अब जो पब्लिक है वो सब कुछ समझने लगी है, उसमें जागरूकता है। उनको रोजगार चाहिए, उनको काम धंधे चाहिए, किसान को उसकी फसल का दाम चाहिए। और सेना में जो सैनिक लड़ रहे हैं उन्होंने भी, एक पूर्व सैनिक ने अभी एक कर्नल ने कहा था कि मोदी जी आपके भाषणों से सीमा पे लड़ाई नहीं होगी, सेना के पास मात्र आज 8% नए हथियार है। हमें कहते कहते 4 साल हो गए। ये दिन आपकी है, ये दिन आपकी है। आपने कभी भी अरे मेरे भाई 5 साल से हथियार बनाने की कोशिश की नहीं। वीरेंद्र, समय नहीं है। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएंगे, आला नेता हैं तो किसी भी पार्टी के, उनके दौरे बढ़ेंगे प्रधानमंत्री मोदी के। अभी जैसे जो टोंक दौरा रहा, अब चूरू में वो आने वाले दिनों में चूरू जाएंगे, वहां एक दौरा होगा उनका, वहां वो लोगों को संबोधित करेंगे। ऐसी ही दौरे आने वाले समय में हो सकता है और हों। दोनों ही पार्टियों के जो आला नेता हैं वो चुनावी रण में सामने हों और ये आरोप प्रत्यारोप सामने आएंगे। आतंकवाद भी मुद्दा रहेगा, बेरोजगारी भी रहेगा, महंगाई भी रहेगा, वन रैंक वन पेंशन भी रहेगा, सैनिक किसान सभी केंद्र में रहेंगे। लेकिन देखना ये होगा कि आने वाले समय जो चुनाव में मतदाता वोट डालेगा अपना, वो किस बात को रख के, किस चीज को ध्यान में रख के, किन योजनाओं को ध्यान में रख के वोट डालता है और कौन सी पार्टी दोबारा से सत्ता में, केंद्र में काबिज होती है। खास खबर में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।